वायदा कारोबार के रोल ओवर के साथ ही पूरे शेयर बाजार पर चर्चा के लिए चलते हैं हमारे एक्सपर्ट के पास। और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं शेयर इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट और हेड ऑफ रिसर्च डॉक्टर रवि सिंह जी। रवि सर, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर मनी 9 पर। जी धन्यवाद आपका मुझे अपने शो पे यहाँ पर बुलाने के लिए। सर, आज हमारा जो खास फोकस है वो FNO यानी कि वायदा बाजार के ऊपर है। और अभी हाल ही में जो नवंबर सीरीज की एक्सपायरी हुई है, जो नवंबर सीरीज की समाप्ति हुई है, उसके बाद अब दिसंबर सीरीज के लिए क्या संकेत मिल रहे हैं, इस पर हमने आज एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार करी थी और उसके आधार पर मैं कुछ सवाल आपके सामने रख रहा हूं। मेरा पहला सवाल आपसे यह है सर कि नवंबर सीरीज की शुरुआत के मुकाबले रोल ओवर कैसे रहे हैं, आपने कैसे रीड किया है जो नवंबर सीरीज की समाप्ति हुई है। पहले आप मुझे निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के बारे में बताइए। देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है और आपने एकदम सही टाइम पे प्रोग्राम लिया है, बिकॉज इस समय निफ्टी और सेंसेक्स अपने नए हाई के पास हैं और इस हाई की वजह से भी काफ़ी हद तक इन्वेस्टर भी कंफ्यूज है कि उनको आगे सिचुएशन कैसी रखनी चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या बनानी चाहिए लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म पे। और अभी आप चूंकि वायदा बाजार की बात कर रहे हैं तो देखिए क्लियर कट है कि यहाँ पर जब तक निफ्टी 18,300 के पास था तब तक तो आपके रोल ओवर थोड़े कम देखने को मिल रहे थे, लेकिन जैसे ही एक्सपायरी के टाइम पे निफ्टी 18,350 और 450 के ऊपर गया, उसके बाद से आपको जो लास्ट अभी नवंबर से अगले महीने की तरफ बढ़ते हैं यानी दिसंबर की जो एक्सपायरी है वो भी पॉजिटिव संकेत देती हुई नजर आई। और ज़्यादातर पहले तो ओपन इंटरेस्ट की अगर बात करते हैं तो ओपन इंटरेस्ट में तो वृद्धि दिखी, लेकिन जो कॉल की सेलिंग थी वो काफ़ी ऊपरी लेवल से गई, यानी कि ऊपरी लेवल का मतलब है अब जो ऊपर कॉल देखने को आपको मिल रहा है उसमें 18,700 और 18,950 इन दो लेवल्स पर ट्रैक्शन काफ़ी बढ़ा है। 18,900 पे ट्रैक्शन बढ़ा, यानी कि अब अपसाइड का मोमेंटम यहां से ज्यादा देखने को मिल सकता है। और पुट राइटिंग में काफी हद तक कमी देखने को मिली और रोल ओवर करके अब कॉल की साइड की राइटिंग यहां पर ज्यादा देखने को मिल रही है। सेम विद द बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी ने पहले ही निफ्टी से ऊपर हाई बना दिया था, 43,000 के ऊपर जाते ही जो यहां पर राइटिंग थी वो कम होने लगी। और पुट में खास तौर से जो पुट राइटिंग को लोग कह रहे थे कि यहां पर हायर लेवल है, यहां पर थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है, वो कहीं ना कहीं से अब चेंज होता हुआ नजर आया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल सेंटिमेंट ये क्लियर कट दिखा रहा है। और अगर जब मेजर स्टॉक की तरफ आप जब जाते हैं और अगर निफ्टी के 50 स्टॉक का कंपैरिजन करें और दूसरे स्टॉक्स को भी, अगर पूरे फ्यूचर बास्केट जिसमें 180-85 स्टॉक्स अग्रेसिव तरीके से एक्टिव हैं तो उनमें भी आप देखेंगे तो मेजर 70% स्टॉक्स में आपको रोल ओवर साफ साफ देखने को मिल रहे हैं, जो इंडिकेट करता है कि यहां पर इन्वेस्टर या फिर ट्रेडर अब मंदी की तरफ के लिए रुझान कम रख रहा है और अपसाइड बैंड दिसंबर में भी यहां पर बना रहेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी अगर लॉन्ग टर्म निफ्टी के यहां पर आप ऑप्शंस को देखिए तो जो फरवरी और मार्च के जो ऑप्शंस है उनमें भी शायद हो सकता है बजट का स्पेकुलेशन ज्यादा देखने को मिल रहा हो, लेकिन ये है कि अपसाइड का मोमेंटम का ही यहां पर इंडिकेशन एक मिल रहा है। बिल्कुल सर, आपने कुछ लेवल्स की बात करी, मैंने भी जो रिपोर्ट्स पढ़ी हैं रोल ओवर की उसमें यही था कि 18,500 अगर ये लेवल पार हो जाता है इंडेक्स फ्यूचर्स में, निफ्टी फ्यूचर्स में, फिर ऊपर में 18,950 या 19,000 तक के जो लेवल्स हैं वहां तक की भी जो फ्रेश तेजी है वो शायद इस सीरीज में देखने को मिल सकती है। और आपने 70-75% शेयरों की बात की है जहां पे रोल ओवर पॉजिटिव साइड पे होते हुए दिखे हैं। इनफैक्ट इस सीरीज की शुरुआत में, दिसंबर सीरीज की शुरुआत में आंकड़े बता रहे हैं कि 77% जो FPIs की यानी कि जो विदेशी निवेशकों की पोजीशंस हैं वो लॉन्ग साइड पे यानी कि तेजी की पोजीशन ही उनकी ओर से देखने को मिल रही है। चलिए, ये तो बात हुई सर इंडेक्स फ्यूचर्स की। अब जरा सेक्टर्स और स्टॉक्स की ओर बढ़ते हैं। सेक्टर्स और स्टॉक फ्यूचर के लिहाज से ये जो रोल ओवर हुआ है नवंबर सीरीज का, उसको आपने कैसे रीड किया है, क्या संकेत मिल रहे हैं सर? देखिए इसमें एक इम्पॉर्टेंट आईटी सेक्टर, जो कि मैं सबसे पहले आईटी सेक्टर इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मार्केट हाई पर है, लेकिन आईटी के स्टॉक अभी भी 30% अपने हाई से करेक्शन पे हैं। हालांकि एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको मैं बताता हूं कि जो अब मोस्ट ऑफ द स्टॉक, जैसे आप टीसीएस देख लीजिए, इन्फोसिस देख लीजिए या फिर विप्रो, ये अपने लो से लगभग 18 से 20% की रैली दिखा चुके हैं। और अब जो जिस हिसाब से रोल ओवर्स आगे देखने को मिल रहे हैं उसमें आईटी सेक्टर में परफॉर्मेंस का तो एक पॉजिटिव फैक्टर है ही है, लेकिन कहीं ना कहीं से जो मुझे यहां पर समझ में आ रहा है कि आईटी सेक्टर, पावर और खास तौर से फार्मास्यूटिकल्स की जो कंपनीज हैं उनमें काफी ट्रैक्शन आगे देखने को मिल सकता है। स्टॉक के स्पेसिफिक अगर आप जाते हैं तो इन सेक्टर से आपको स्टॉक्स में भी वो रोल ओवर साफ साफ देखने को मिल रहे हैं। और एक इंपॉर्टेंट यहां पर सेक्टर है जिसे मिस नहीं करना चाहिए, वो है ऑटो सेक्टर। अगर आप बजाज ऑटो, अशोक लेलैंड और इन स्टॉक्स को अगर आप ओपन इंटरेस्ट के थ्रू कंपैरिजन करते हैं
हैं तो आपको फ्रेश लॉन्ग के भी सिग्नल्स काफ़ी हद तक नजर आएंगे। तो मुझे लगता है कि शायद ये सेक्टर अगले आने वाले महीनों में या हफ्तों में आपको परफॉर्म करते हुए नजर आ सकते हैं। तो आपने कहा सर आईटी, पावर, फार्मा और ऑटो, ये 4 सेक्टर्स आपने बताया, और ऑटो में इनफैक्ट आपने 2 स्टॉक्स का नाम लिया, बजाज ऑटो और अशोक लेलैंड। यहाँ पे मतलब तेजी का व्यू लेके चलना है, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस हिसाब से रोलोवर्स हुए हैं उसको देख करके साफ साफ एक इंडिकेशन मिलता है कि अब ज़्यादातर स्टॉक्स में पॉजिटिव साइड अगर रोलोवर होता है, फ्रेश लॉन्ग क्रिएट होता हुआ नजर आता है, तो इसका मतलब है कि जो हम अपनी लैंग्वेज में हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि मंदरोड़ी अब थोड़ा दूर भागना शुरू कर रहे हैं और जो तेजी वाले हैं लोग वो अब अग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है वही इंडिकेशन यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तेजी वाले हावी हो रहे हैं और तेजी वाले विदेशी हैं, विदेशी निवेशक हैं जो कि ज़्यादा तेजी कर रहे हैं। जो हमारे घरेलू संस्थागत निवेशक हैं, जो DIIs हैं जिन्हें हम कहते हैं, वो मंदी की पोजीशन यानी कि शॉर्ट की पोजीशन लेके बैठे हुए हैं। ये रोल ओवर के आंकड़े हमें बता रहे हैं। अच्छा सर, नवंबर सीरीज के अंत पर एफपीआईज के पास करीब 3/4 तेजी के सौदे थे, जैसे मैंने अभी भी हाईलाइट किया, और 1/4 मंदी के सौदे थे, जबकि DIIs ने इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर्स में जमकर शॉर्ट पोजीशंस खड़ी कर रखी थी, जैसा हमने हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बताया, भी आंकड़े भी आपके सामने रखे हैं। इसे आपने कैसे रीड किया है सर? अभी क्या स्थिति है, क्या कुछ बदलाव हुआ है? क्योंकि जो आंकड़े हैं हमारे पास वो जब सीरीज की शुरुआत हुई थी, या यूं कह लीजिए कि नवंबर सीरीज जब खत्म हुई थी तब के आंकड़े हैं, क्या कुछ बदलाव हुआ है? क्या DIIs का रुख कुछ बदला है अभी? देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें मैं आपको हाईलाइट करना चाहूँगा। एक तो क्लियर कट है, जो ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो उसकी वजह से भी आपको रोलोवर्स में ज़्यादा मास देखने को मिलता है, यानी कि वॉल्यूम ग्रोथ के हिसाब से आपको वहाँ पर, चूँकि एल्गो की ट्रेडिंग भी यहाँ पर काफ़ी हद तक अग्रेसिव बढ़ी है, इसलिए काफ़ी जो बड़े फंड बेस्ड हैं, जो DIIs फंड बेस्ड हैं, उनमें काफ़ी हद तक आपको जो है वो इस तरीके की फिगर मिलती हैं जो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करती हैं मार्केट को। लेकिन अगर FIIs का आप यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस देख रहे हैं, जो कि देखिए FIIs DIIs में दोनों में डिफरेंस सिर्फ एक चीज़ का है कि FIIs निवेश करते हैं तो वो 3 साल 5 साल का निवेश की रणनीति बनाते हैं, और जो फ्यूचर की पोजीशंस लेते हैं उनको ऑप्शन के थ्रू हेज करके चलते रहते हैं। लेकिन DIIs जो है वो अपनी पोजीशंस को बार बार बदलने की कोशिश करते हैं, यानी उनका रुझान जो होता है वो 6 महीने और 1 साल का होता है। तो दोनों में मेजर डिफरेंस यहां पर आपको देखने को मिलता है। और अभी चूंकि यहां पर एक रेजिस्टेंस लेवल पर था, यूएस के बॉन्ड यील्ड काफी बढ़ रही थी, तो ऐसा DIIs की स्पेकुलेशन में काफी हद तक ये नजर आ रहा था कि शायद यूएस के मार्केट ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, और FIIs ने पिछले 1 साल से अपना निवेश जो है यूएस के मार्केट में बढ़ाया है। और अब वापस चूंकि मार्केट अपने हाई पर आ चुका है, तो यहां पर लोअर वैल्यूएशंस के हिसाब से भी अगर जाते हैं तो काफी स्टॉक्स अच्छे मिले, और इसी वजह से FIIs वापस से इंट्रैक्ट हो गए। क्योंकि यूरोजोन का प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुआ, और वहां पर अभी पावर की क्राइसिस और इन्फ्लेशन का डर काफी है। चाइना में अभी आप देख ही रहे हैं कि लॉकडाउन की सिचुएशन वापस क्रिएट हुई है, और अभी वर्ल्ड वाइड अगर देखते हैं तो जो इंडिपेंडेंट फंडामेंटल यानी कि इंडिविजुअल फंडामेंटल की तरफ जाते हैं तो उसमें आपको यूएस से कहीं ज्यादा ग्रोथ भारतीय कंपनियों की देखने को मिल रही, और कहीं ना कहीं से जो बॉन्ड यील्ड में तो आपको फिक्स है कि आपको पता है कि आपको 6-6.5% के रिटर्न मिलने हैं, 7% के रिटर्न मिलने हैं, लेकिन इक्विटी मार्केट ज्यादा अट्रैक्टिव है क्योंकि यहां पर आपको 20-22-40% के भी रिटर्न मिल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे FIIs का निवेश वापस से इंडिया की तरफ आने शुरू हुआ है। ठीक है, तो भारतीय बाजार में विदेशी निवेशकों का जो रुझान है वो फिर से बढ़ा है। उसमें एक डॉलर इंडेक्स में जो गिरावट आई है, या यूं कहें कि इन्फ्लेशन को लेकर, या फेड का जो रुख है जो कि काफ़ी हॉकिश माना जा रहा था, काफ़ी आक्रामक माना जा रहा था, वो शायद थोड़ा नर्म होता हुआ दिखा है। तो कहीं ना कहीं वापस से जो उभरते बाजार है भारत जैसे, वहाँ पे पैसा FPIs की ओर से लौटता हुआ दिखा, जिस वजह से हमने बाजार में काफ़ी अच्छा एक्शन देखा है। 4% से ज़्यादा की तेज़ी हमने बैंक निफ्टी और निफ्टी फ्यूचर्स में नवंबर सीरीज में बनती हुई दिखी है। अब बड़ा सवाल ये है यहाँ पे सर कि दिसंबर सीरीज कैसी रहेगी? दिसंबर सीरीज का जो आउटलुक है वो आपको कैसा नज़र आ रहा है? इंडेक्स के लिहाज से कौन से लेवल अहम है अब अगर हम देखें? देखिए एक चीज़ जो मैं हर बार हाईलाइट करता हूं कि मंदी अब छोड़ दीजिए, मंदी के बहुत यहाँ पर कोई बड़े साइन नहीं दिखाई देते, और अगर आप रेशियो कंपैरिजन करें, चाहे आप ओपन इंटरेस्ट के थ्रू करें, स्टॉक स्पेसिफिक के थ्रू करें, फंडामेंटल फैक्टर पे जाते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स जिस हिसाब से निकल के आ रहे हैं, उनमें अब मंदी के सिनेरियो कम होते जा रहे हैं। इंडेक्स स्पेसिफिक आपने बोला है, तो देखिए ये क्लियर कट है कि अगर करेक्शन आएगा तो 300 से 400-500 पॉइंट का करेक्शन आता, थोड़ी पैनिक सिचुएशन होगी, और हो सकता है आपको 17,400-500 के लेवल आपको आने वाले महीनों में दिखे। मैं अभी इमीडिएट बेसिस पे नहीं कर रहा, लेकिन जो अपसाइड का है वो भी थोड़ा सा कैप दिखाई देगा। देखिए 650 के ऊपर जैसे ही लेवल्स निकलेंगे तो ओवरऑल सेंटीमेंट थोड़ा और पॉजिटिव होगा, और एक बार इस एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिसंबर एक्सपायरी में देखें तो मुझे लगता है कि
800 और 900 ये जो मेजर लेवल्स हैं ये टेस्ट होते हुए नजर आएंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट टेक्निकल पे बहुत बड़ा चेंज आया है संदीप जी, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। इस समय आप डेली, वीकली, मंथली, मैं 3 टाइम फ्रेम, चूंकि जो टेक्निकल चार्ट्स यूज करते हैं वो 3 टाइम फ्रेम यूज करते हैं, डेली, वीकली, मंथली। अब तीनों पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि यहां पर मेजर मूविंग एवरेजेस जो आप 200 डे 50 डे मूविंग एवरेज यूज करते हैं उनसे मार्केट ऊपर सस्टेंड हो रही, तीनों में सेम चार्ट पे। दूसरा, हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो टेक्निकल लैंग्वेज में यूज किया जाता है वो यहां पर आपको डेली और वीकली चार्ट पे स्ट्रांग मिलता हुआ नजर आ रहा है, और मंथली चार्ट पे उसका सपोर्ट कर रहा है कप एंड हैंडल पैटर्न। मैं जिन पैटर्न्स की बात कर रहा हूं ये क्लियर कट है, आप गूगल करते हैं तो आपको डिटेल भी मिल जाएगी, लेकिन ये काफी कॉन्फिडेंट देते हैं। और लॉन्गर टर्म पे जो मेरा अपना स्पेकुलेशन है, शायद आपको नंबर्स थ्योरेटिकल लगे, लेकिन अब 18,900 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है तो यहां से 3,000 पॉइंट की रैली आएगी, यानी कि 21,000 के लेवल आप देखेंगे। उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, मैं ये नहीं कह रहा इमीडिएट बेसिस पे आएंगे, लेकिन बेस थीम और बेस टारगेट जो होगा वो वही होगा। बुलिश तो आप पहले से थे सर, इतने बुलिश आप कभी भी नहीं थे, मैंने जब भी आप पे पीछे कभी भी बात करी है। इनफैक्ट आप कह रहे हैं कि 18,800 18,900 निफ्टी में पहला हर्डल है, अगर ये लेवल पार हो जाता है 18,900 का तो फिर 3,000 पॉइंट की और रैली जो है वो कहीं ना कहीं मार्केट्स में देखने को मिल सकती है। चलिए सर, ये तो ओवरऑल दिसंबर सीरीज पर या आने वाली कुछ सीरीज के लिए इंडेक्स पे आपका जो आउटलुक है वो आपने बता दिया। स्टॉक फ्यूचर के लिहाज से दिसंबर सीरीज को लेके क्या व्यूज हैं? कोई ऐसे स्टॉक फ्यूचर्स जो आप लॉन्ग या शॉर्ट करने की राय देंगे, जो आंकड़े आपने पढ़े हैं दिसंबर के जो रोल ओवर हुए हैं उसके नजरिए से? देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक तो इस समय काफ़ी मूवमेंट देखने को मिल रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि संदीप जी, अगर इन शॉर्ट में अगर सेक्टर स्पेसिफिक जो मैंने आपको चर्चा जो बताया 4 सेक्टर, आप उनकी तरफ और उनके स्टॉक्स को अगर आप बास्केट में शामिल करेंगे तो आपको बेहतर मुनाफा होगा। जैसे मैं एग्जांपल के लिए लेता हूँ, फार्मा सेक्टर से आप 2 स्टॉक्स को देखिए, सिप्ला और सन फार्मा, ये 2 स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा मूव आया है। ऑटो इंडस्ट्री से मैंने आपको बता दिया कि बजाज ऑटो और अशोक लेलैंड ये काफ़ी पॉजिटिव डेवलप होते हुए नजर आए हैं। और पावर सेक्टर से आपके पास 2 चॉइसेस हैं, एक अदानी पावर है जिसमें कि अच्छा मूव हो चुका है, लेकिन टाटा पावर को आप यहां पर कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि 255 के लेवल वो अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं, तो उस पर आप यहां पर देख सकते हैं। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं इस समय वेटेज में ज़्यादा वेटेज दे रहा हूं, वो है विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस और टेक महिंद्रा। ये 4 स्टॉक्स हैं जो कि आईटी सेक्टर से, जिनमें आपको इन्फोसिस के थोड़े से आपको कम रोल ओवर देखने को मिले, लेकिन अदर कंपैरिजन अगर करते हैं तो आपको ज़्यादातर स्टॉक्स में आपको पॉजिटिव बायसनेस यहाँ पर देखने को मिल रही, और ये साफ साफ फ्यूचर में दिखाई दे रहा है। आप लॉन्ग टर्म कॉल को देखिए, आप लॉन्ग टर्म ऑप्शंस को देखिए, तो आपको कॉल साइड के प्रीमियम कम होते हुए नजर आ रहे हैं और लोअर साइड पे वोलेटिलिटी इंक्रीज हो रही, जो कि पहला इंडिकेशन होता है इस तरीके से अपवर्ड मूवमेंट के लिए। तो मुझे लगता है कि आपको ये स्टॉक स्पेसिफिक पे नजर रखनी चाहिए जिनमें रोल ओवर्स भी देखने को मिले। बाकी और भी बहुत से स्टॉक्स हैं जिनमें रोल ओवर देखने को मिले, लेकिन मुझे लगता है कि समय की एक सीमा है, आप इन स्टॉक्स पे फोकस करें, ज़्यादा अच्छा। समय की सीमा है, लेकिन सर मेरे ऑब्जर्वेशन की सीमा नहीं है। मैंने इन बिटवीन द लाइंस कुछ पढ़ा है। आपने जो 4 सेक्टर बताए ना, आईटी, पावर, फार्मा और ऑटो, सब सेक्टर्स में आपने 2-2 स्टॉक्स बताए हैं, लेकिन ये आईटी सेक्टर में आपने 4 स्टॉक बताए हैं। इसका मतलब मैं ये समझूं कि दिसंबर सीरीज के लिहाज से आईटी सेक्टर के लिए ये सीरीज काफ़ी तेज़ी लेके आ सकती है, इसमें बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। आपका यही इंडिकेशन जिस वजह से आपने 4 स्टॉक बताए हैं? जी बिल्कुल संदीप जी, आप बहुत अच्छी प्रेडिक्शन कर लेते हो, मुझे लगता है आपने पहले ही रीड कर लिया। ये बिल्कुल क्लियर कट एक इंडिकेशन है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। देखिए, अब निफ्टी को यहाँ से रैली देने के लिए बैंकिंग सेक्टर ने परफॉर्मेंस दिखा दी, ऑटो सेक्टर में परफॉर्मेंस चल रही है, और फार्मा सेक्टर यहाँ पर डिफेंसिव है, उनमें भी आप देखेंगे तो ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अच्छे सेक्टर देखने को मिल रहे हैं। सिर्फ एक सेक्टर जो आईटी स्टॉक्स है, आपको बहुत बड़े पंडित मिलेंगे जो कि कहेंगे कि रुपये का फैक्टर है, ये है, बहुत से फंडामेंटल चेंजेस है, लेकिन स्टॉक मार्केट जो अगर आगे रैली पानी है तो आपको आईटी सेक्टर को आप भूल नहीं सकते, उसकी रन के बिना आपको अपवर्ड मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा। रही बात बैंकिंग के, मैं स्टॉक्स की बात कर लेता हूं। 2 स्टॉक्स मुझे अच्छे लगे थे, लेकिन अभी इस वीक रिकमेंड करने लायक नहीं है। एक तो एसबीआई और दूसरा यहां पर एचडीएफसी बैंक। चूंकि आप एसबीआई में काफी अपवर्ड रैली देख चुके हैं, जितने नंबर्स थे उनका इंपैक्ट आ चुका है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, नीचे आ जाए, आप फिर से सही लेवल पे खरीदिए, सही ट्रेन पकड़िए, जिससे कि आप जल्दी से जल्दी प्रॉफिट भी कमा सकें और सही डेस्टिनेशन पहुंच सकें। ठीक है, तो बैंकों में एसबीआई और एचडीएफसी बैंक, एसबीआई में हालांकि रनअप काफ़ी आ चुका है, तो थोड़ा करेक्शन का वेट करें, लोअर लेवल्स पे मिले तो आपको दिसंबर सीरीज़ के लिए यहाँ पे खरीदारी करके चलना है। चलिए, तो दिसंबर सीरीज़ के लिए बाजार के आउटलुक पर चर्चा के बाद अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर।
रवि सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस सेगमेंट के लिए भी हमारे साथ बने रहिए। आप तो जानते ही हैं, हमारे साथ कई बार जुड़े हैं पहले भी। ये जो सेगमेंट है ये हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि उनके जितने भी सवाल हम तक आते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए, उनका हम जवाब देने की कोशिश करते हैं। आप जैसे एक्सपर्ट जब हमारे साथ जुड़ते हैं तो सारे सवाल हम आपके सामने रखते हैं। वैसे ही सर, एक बार फिर से मैं आपके सामने वो सारे सवाल रखने की कोशिश करता हूँ। जो पहला सवाल हमें मिला है वो अलीगढ़ से तन्मय शंकर जी ने भेजा है, ईमेल के जरिए हमें ये मिला है। तन्मय जी के पास IEX यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के फ्यूचर्स के 3 लॉट हैं, जिसकी औसत कीमत 165 रुपये की है। उन्होंने बायबैक की घोषणा की उम्मीद में पिछले ही हफ्ते एक और लॉट खरीदा है, पर खुले बाजार से बायबैक की घोषणा हुई है, उससे शेयर में कुछ ज़्यादा ट्रैक्शन नहीं देखने को मिला और जो भाव है वो तन्मय जी की कॉस्ट के अभी भी नीचे ही है। तो उनका सवाल ये है कि दिसंबर सीरीज में क्या उनका भाव आ जाएगा? भाव उनका 165 रुपये का है सर। देखिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये स्टॉक का। आप डेट इक्विटी रेशियो देखें तो आपको पॉजिटिव दिखाई देगा, मतलब आपको परफॉर्मेंस वाइज काफ़ी अच्छा है। टेक्निकल पैटर्न पे देखते हैं तो काफ़ी हद तक करेक्शन, बड़ा करेक्शन देखने को मिला। 240 से स्टॉक 140 रुपए की तरफ आ गया। हाँ। लेकिन यहाँ पर स्ट्रैटेजिकली थोड़ा सा प्ले करिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लॉस बुक कर लीजिए, आपको इस सीरीज में नहीं लेकिन अगली सीरीज तक आपके थोड़े से पॉजिटिव जो है वो पोर्टफोलियो में नंबर्स देखने को मिल सकते हैं। एक आपको मैं आइडिया दे सकता हूं कि आप ये करें कि आप अगला जो लॉट है वो ऐड करने के बजाय आप यहां पर 170 की कॉल को सेल करके चल रहे हैं या फिर 165 की कॉल को सेल करके चल रहे हैं, जिससे कि अगर स्टॉक बढ़ा तो आपको स्टॉक प्रॉफिट भी देगा। एक्सपायरी 170 या 165 के ऊपर अभी फिलहाल नहीं दिखाई देती, लेकिन आप दोनों साइड से प्रॉफिट कमा पाएंगे। ये गलती मत करिए कि यहां पर फ्यूचर को ऐड करें, क्योंकि एवरेज करने लायक अभी यहां पर थोड़ा सा नहीं दिखाई दे रहा। थोड़ा वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखनी चाहिए, लेकिन ये स्ट्रैटेजी फॉलो करिए तो आप सेफ भी रहेंगे और गिरते मार्केट में भी आप थोड़ा सा सेफली यहां पर रिटर्न निकाल पाएंगे। चलिए सर, मुझे पर्सनली मैं बोलूँ तो मुझे आपकी राय बहुत अच्छी लगी, क्योंकि एक और लॉट लेने की कोई भी चेष्टा कर लेगा कि मैं अपना जो प्राइस है एवरेज आउट कर लूँ, उसे नीचे ले आऊँ, उसकी बजाय आप कह रहे हैं कि 170 रुपये की कॉल बेच लें। तन्मय जी, अगर आप कॉल बेचते हैं तो उससे सर का तात्पर्य यह है कि आपको कुछ प्रीमियम मिलेगा, यानी कि कुछ पैसा आएगा, और ये स्टॉक अगर ऊपर की ओर चलना है तो आपको एक तो जो आपके पास 3 लॉट खड़े हैं उसका फायदा भी मिलेगा, और दूसरी ओर जो प्रीमियम आप कमाएंगे 170 की कॉल बेच के वो भी आपके पास आएगा। और शेयर बहुत जल्दी इस सीरीज में तो इनफैक्ट 170 तक आ जाएगा, इसकी गुंजाइश कम है। हालांकि कुछ भी रूल आउट नहीं किया जा सकता स्टॉक मार्केट में, लेकिन 170 रुपये आ जाएगा भाव, वो थोड़ा सा मुश्किल नजर आता है। तो उस लिहाज से आप कॉल बेच के चलिए उसकी, ये आपके लिए बेहतर रणनीति होगी। एक और चीज ऐड करूंगा। देखिए, इस समय यहां पर अगर 170 का बेच के चलते हैं और मान लीजिए कि ऐसा होता है कि स्टॉक 190 रुपए आ जाता है, तो आपके पास 3 लॉट हैं, 2 लॉट में आपको बढ़िया प्रॉफिट आएगा। चूंकि तीनों लॉट में आपको प्रॉफिट आएगा, बस सिर्फ एक लॉट का प्रॉफिट आपका थोड़ा कम होगा, लेकिन प्रॉफिट आएगा, ये फायदा होगा। अगर 190 भी आ जाता है तो आपको पूरा फ्यूचर का प्राइस मिलेगा और 170 पे एक सौदा कट जाएगा, बस इतना ही होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया रणनीति आपने बताई सर। दूसरे सवाल की ओर मैं बढ़ रहा हूं, वो हमें आगरा से भेजा है शिशिर जी ने, व्हाट्सएप के जरिए हमें सवाल मिला है। शिशिर जी के पास हीरो मोटो के फ्यूचर्स का एक लॉट है, 2622 रुपए का भाव है। वीकेंड पर खबर आई थी, आपने भी देखी होगी सर, कि 1 दिसंबर से अपनी बाइक की कीमतें बढ़ा रहे हैं, 1500 रुपये प्रति बाइक तक की इन्होंने बढ़ोतरी करी, जो कि इस फाइनेंशियल ईयर में देखें तो चौथी ऐसी बढ़ोतरी जो कि उनकी ओर से की जा रही है। शेयर का भाव उसके बाद रिएक्ट करता हुआ दिखा था, भाव अभी 2800 रुपये के आसपास आ गया है, यानी शिशिर जी को करीब करीब 35,000 रुपये का मुनाफा हो रहा है। ये मैंने जो लॉट साइज है हीरो मोटो का उसके हिसाब से कैलकुलेट करके देखा है। क्या करना चाहिए सर? आप तो हमेशा इसी स्कूल ऑफ थॉट के रहे हैं, मुनाफा हो रहा है तो ले लेना चाहिए, शिशिर जी को यही करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए, मुनाफा लेना तो सबसे बढ़िया है, क्योंकि मुनाफे में बिल्कुल देरी नहीं करनी चाहिए। पैसे लक्ष्मी आती हो ले लेनी चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि आप एक काम और कर सकते हैं कि आप 2790 रुपए का एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए, अगर आपको लगता है कि प्रॉफिट आपको और बढ़ाना है। और इसको इसलिए रखिए क्योंकि यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको रिस्क दिला रहा हूँ, लेकिन उससे क्या होगा, या तो आपका पैसा और बढ़ जाएगा या आप तब भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। बस 35,000 के बजाय आपको शायद 30,000 का प्रॉफिट होगा, ये डिफरेंस होगा। लेकिन मुझे लगता है कि अभी स्टॉक में मोमेंटम अच्छा है। 2840 2845 से ऊपर जैसे ही ये स्टॉक निकलेगा, आपको तुरंत 2950 के लक्ष्य आते हुए नजर आएंगे। लेकिन यहां पर समझदारी होगी कि आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करिए और जो मुनाफा उस समय आता है फिर बुक कर लीजिएगा। और अगर लगता है कि आपको ये सब इतने झंझट में नहीं जाना है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, मार्केट कल ओपन होगी तो। चलिए, तो शिशिर जी, आपके लिए राय ये है कि आप अपना मुनाफा बुक कर लीजिए। अगर आपके पास एपेटाइट है, यानी कि और मुनाफा कमाने की आपको अगर थोड़ी सी भी अगर गुंजाइश लगती है, तो एक 2790 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के और हीरो मोटो को आप चाहें तो होल्ड कर सकते हैं। दिसंबर सीरीज में आपके प्रॉफिट और बढ़ सकते हैं। इसकी गुंजाइश फिलहाल चार्ट्स पे या तो फिर वायदा बाजार के आंकड़ों के लिहाज से नजर आती है। सर, मैं तीसरे सवाल की ओर बढ़ रहा हूँ। ये हमें अजय सकीजा जी ने
जालंधर पंजाब से भेजा है हमारे फेसबुक पेज पर। अजय जी ने SRF फ्यूचर्स के 2 लॉट खरीदे हैं, 2301 रुपये ये उनका एंट्री प्राइस है। और उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि नवंबर सीरीज में ये शेयर टॉप 10 गिरने वाले शेयरों में था, करीब 10% के आसपास लुढ़का था और शेयर उनको काफ़ी पसंद है। शेयर नीचे आया है तो 10% नीचे देख के शायद उन्होंने इसमें एंट्री करी है। दिसंबर सीरीज में कैसे सौदे बन रहे हैं सर, इसको लेके अजय जी को क्या राय होगी आपकी और से इस स्टॉक में? उन्होंने केवल वैल्यू बाइंग के तौर पर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी तलाशी है इसमें। देखिए, अगर वैल्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी तलाशनी होती है तो कभी भी फ्यूचर में निवेश नहीं किया जाता। हमेशा कोशिश की जाती है कि आप इक्विटी कैश के शेयर को उठाएं, क्योंकि फ्यूचर में आप मार्जिन देकर ट्रेड करते हैं, फिर आपको M2M बार बार मैनेज करना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास पैसा है, M2M आप मैनेज कर सकते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी है। अभी फिलहाल देखिए स्टॉक्स 10% निगेटिव रहा, लेकिन फिलहाल अभी जो अगला वायदा दिसंबर में जो इसमें अगर आप देखते हैं तो बहुत ज़्यादा रोलोवर्स भी देखने को नहीं मिले और कुछ बहुत ज़्यादा बाइंग पोजीशन यहाँ पर बनती हुई नहीं नजर आ रही है। तो मुझे लगता है कि आपको अपॉर्चुनिटी गेन देखना चाहिए और अगर यहाँ से थोड़ा सा मूवमेंट, अभी 2-1 दिन मार्केट अभी पॉजिटिव है, पॉजिटिव होने का फायदा उठाइए, थोड़ा प्रॉफिट आता है तो बिल्कुल निकल जाइए। मुझे लगता नहीं है कि लॉन्ग टर्म पे ये दिसंबर एंड तक में आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा पाएगा। चलिए, तो आपने वैल्यू बाइंग के तौर पे फ्यूचर्स में खरीदारी करी है अजय जी, लेकिन आपके लिए राय ये है कि थोड़ा ऊपर आए तो आप इससे निकल जाइए और जब भी वैल्यू बाइंग करें तो आप कैश सेगमेंट के शेयर खरीदते हैं लंबी अवधि के लिए, तो आपके लिए जो M2M का झंझट है वो नहीं रहता है, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रणनीति हो सकती है। चौथा सवाल हमें मिला है सर मुकेश रावत जी की ओर से, उदयपुर राजस्थान से ही। उन्होंने ये हमारे YouTube चैनल पर पूछा है। मुकेश जी के पास HPCL के 120 शेयर हैं जो उन्होंने जनवरी 2022 में खरीदे थे। सर, ये जनवरी 2022 वही पीरियड है जो हमने रशिया यूक्रेन का युद्ध देखा था फरवरी में, उससे पहले जो इसने हाई बनाए थे 328 रुपये के आसपास की उनकी खरीद का भाव है। उसके बाद ये युद्ध हो गया जिस वजह से हमने क्रूड में उछाल देखा और शेयर 200 रुपये तक भी लुढ़क गया था। हाल में क्रूड गिरा है और JP मॉर्गन की एक रिपोर्ट भी आई जिसमें उन्होंने अपना टारगेट प्राइस रेस किया है, तो उस वजह से शेयर अब ये 240 रुपये के आसपास बढ़ते बढ़ते आ गया है। दिसंबर सीरीज के आंकड़ों और फंडामेंटल के नजरिए से क्या मुकेश जी का भाव आने की कोई उम्मीद आपको नजर आती है सर? देखिए, सिर्फ दिसंबर सीरीज की बात करें तो इसके चांसेस बहुत कम हैं और चूंकि दिसंबर में क्रूड ऑयल की डिमांड वापस से दिसंबर, जनवरी, फरवरी में बहुत बढ़ जाती है और उस टाइम पे क्रूड को निकालना यानी प्रोडक्शन करना भी थोड़ा टफ हो जाता है, तो जो प्राइसेस अभी करेक्ट हुई हैं वो वापस से तेजी की तरफ कन्वर्ट हो जाएंगी। तो अगर आप ये रणनीति के साथ यहाँ पर आते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिटेबिलिटी नहीं मिलेगी। लेकिन ये एक ऐसा स्टॉक है जिसे आप अगर इक्विटी में कन्वर्ट करते हैं तो ये आपको डिविडेंड अच्छा देता है, प्रॉफिट जिस हिसाब से बनते हैं उस हिसाब से आपको समय समय पर बोनस भी मिलता रहता है और उसका जितना ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक आपको रिस्क देता है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक अच्छा है, लेकिन सरकारी स्टॉक्स में जितना मूव होता है वो वही हाल है। तो अभी फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप परेशान मत होइए, आपको नुकसान जरूर आ रहा है, लेकिन आप अगर लंबे समय के खिलाड़ी हैं तो बिल्कुल बने रहिए। दूसरी तरफ है कि अगर आपको लगता है कि आपको बार बार रोल ओवर करना पड़ रहा है तो आप इसको कैश में कन्वर्ट कर लीजिए और डिविडेंड का भी मजा लीजिए। मुझे लगता है वो ज़्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी है। ठीक है, तो आपका भाव आ जाएगा, लेकिन थोड़ा समय आपको देना होगा, वेट करना होगा मुकेश जी, आपके लिए राय ये है। और अगर आपको लंबी अवधि के लिए होल्ड करना है तो आप इसे इक्विटी में, यानी कि इक्विटी से उनका तात्पर्य है कि आप कैश सेगमेंट में इसको कन्वर्ट कर लीजिए वायदा बाजार की बजाय, तो शायद आपको ज़्यादा फायदा होगा, ज़्यादा आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा। सर, हमें पूरी उम्मीद है कि आपके साथ ये जो बातचीत हुई है उससे हमारे दर्शकों की समझ बड़ी होगी और उन्हें अपनी समस्याओं का यानी कि अपने सवालों का जवाब भी मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद रवि सर, आज हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए और हमारे दर्शकों के सारे सवालों के जवाब देने के लिए। जी नमस्कार।